नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। फ्रांस इस समय इस्लामिक आतंकवाद का शिकार है। उसके नीस शहर में चर्च में घुसकर एक शख्स ने 3 लोगों का कत्ल कर दिया। लेकिन इस घटना का विरोध करने की जगह दुनिया के तमाम देशों से लेकर हिंदुस्तान के कई शहरों में भी मुस्लिम समुदाय के लोग फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको नाराजगी इस बात को लेकर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ सख्ती का ऐलान किया है तो लोगों का मंजर सड़कों पर ऐसे ही उमड़ता है। लेकिन ये आक्रोश, ये विरोध उस कट्टरपंथ के खिलाफ नहीं है जिसमें चर्च में घुसकर 3 लोगों को गला रेत कर मार डाला गया, बल्कि ये तेवर भरा प्रदर्शन पैगंबर साहब की एक तस्वीर को लेकर है। फ्रांस के नीस शहर के नोत्रे दाम चर्च सुबह सवेरे ही बेगुनाहों के खून से लाल हो गया। चर्च के भीतर एक शख्स चाकू लेकर घुसा और 3 लोगों को मार डाला, जबकि कई लोग घायल हो गए। horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans Sainte-Honorine, Samuel Paty. फ्रांस में उठे बवाल की दर्द भरी दास्तां से हम आपको बाद में रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले ले चलते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में की बुनियाद का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शहर शहर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। क्या भोपाल, क्या मुंबई, क्या अलीगढ़, क्या वडोदरा, हर जगह इस्लामिक कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस खुद को सेकुलर पार्टी कहती है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उसके विधायक आरिफ मसूद ने इस कट्टरपंथी प्रदर्शन को हवा दी और रहनुमाई भी की। जो दुनिया में शैतान के नाम से जाना जाता है, उसने गुस्ताखी करी हमारे हुजूर की शान में। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सुन ले फ्रांस के राष्ट्रपति, अगर हमारे बस में होता तो हम तेरा मुंह कुचल देते। फ्रांस के नीस शहर में बेगुनाहों का खून बहा, लेकिन इस्लाम के नाम पर लोगों का आक्रोश और पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। भोपाल में लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में विरोध की तख्तियां लिए लोगों ने फ्रांस के खिलाफ नारे लगाए। मुसलमान समाज की मांग है कि जो वहाँ पे हो रहा है फ्रांस में, उसको लेकर के उन्हें राष्ट्रपति को, मैक्रोन को माफी मांगनी चाहिए। और इसके साथ ही भारत सरकार से भी मांग की है कि यदि मुनासिब हो तो जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो भारत में आ रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये इन तमाम लोगों की मांग है। और साथ ही में फ्रांस के खिलाफ इनका जो गुस्सा है वो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत प्रदर्शन का संज्ञान लिया और कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। भोपाल के कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के द्वारा फ्रांस के खिलाफ रैली का आयोजन करना, प्रदर्शन करना, यानी शुद्ध तौर पर आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। हमारी आस्था, हमारे मजहबी, हमारे नबी के ऊपर टिप्पणी हुई है, ये हमें दुख पहुंचा, तो इनको उसका लिहाज करना था और इनको ये कहना चाहिए था। आज ये बात सच है कि हम आतंकवाद के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, लेकिन इससे ये मतलब नहीं किसी के धर्म के गुरु के बारे में या नबी के बारे में गुस्ताखी की जाए, ये इजाजत किसी को नहीं दी जाए। भाई जो राष्ट्र है, अगर वहाँ आतंकवादी गतिविधि होगी तो वहाँ का देश कानून बनाएगा अपने देश की रक्षा के लिए। और आतंकवादी कौन होता है, क्यों यही वर्ग होता है, और जब ये वर्ग होगा और जहाँ जहाँ भी ये वर्ग है, ये विधर्मियों को सब जगह दंड मिल रहा है। क्यों चीन में ये नहीं उचक पाते? जो चीन कहता है, यहाँ जो नियम बनाते हैं, इनको वहाँ चलना पड़ता है। भोपाल के बाद मुंबई चलिए। किसी देश के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम गरिमा को भी लोग भूल गए। मुंबई में भिंडी बाजार से लेकर नागपाड़ा इलाके तक सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति की फोटो लगा दी गई और उनको रौंदा जाने लगा। इमानुएल मैक्रोन है, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है और उनके ऊपर से लोग जा रहे हैं। और आपको बता दें, ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये जो नागपाड़ा भिंडी बाजार का इलाका है, यहाँ पर जितनी पूरी तमाम सड़कें हैं, वहाँ पर इस तरीके के फोटोज लगाए गए हैं। सरकार और राष्ट्रपति की इस बेइज्जती पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो उसके राज में ये क्या चल रहा है?
हमारे देश के अंदर जो जयचंद है वो हमेशा ही अपने चंद वोटों, सिंहासन के फायदा के लिए हमने दूसरों का साथ दिया है। आज ये बैठ के फ्रांस के आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है उससे ये मध्य प्रदेश में और बिहार में चंद वोट पा जाएंगे। उससे वोट नहीं मिलेगा साहब, उससे ये देश फिर टूटेगा। यही होगा। इस्लाम की बुनियाद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम मुमालिक हैं, सब उनके जितने भी चीजें हैं सबको बाइकाट करें और ये बताएं कि जब भी इस्लाम पे कोई आंच आएगी तो हम लोग सब मिलकर तमाम इस्लाम वाले इसका बाइकाट करेंगे। अलीगढ़ के देवबंद में भी ऐसे ही प्रदर्शन हुए और वहां से भी ऐसे ही फ्रांस के खिलाफ मरने मारने पर उतारू होने वाली सोच सामने आई। हम आलम इस्लाम और हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील भी करते हैं कि फ्रांस की जितनी भी मसनूआत हैं उन तमाम ही मसनूआत का आलम इस्लाम भी और हिंदुस्तान के तमाम ही मुसलमान बाइकाट करें और उससे अपना रिश्ता और ताल्लुक खत्म करें। गुजरात के वडोदरा में भी मैक्रों की तस्वीरों को कुचलते हुए लोगों ने विरोध जताया। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल आज तक। मामला फ्रांस का है, लेकिन मजहब के नाम पर हिंदुस्तान में कई लोग फ्रांस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन क्या है भारत सरकार का रुख? इस मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की मेरी सहयोगी अंजना कश्यप ने। बात तनाव की थी सर, तो उस मुद्दे पर भी आते हैं जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ कई शहरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इमानुएल मैक्रोन का और बहुत भीड़ पहुंच रही है। एक अच्छा रिश्ता हमारा फ्रांस के साथ है और ये तस्वीरें जो देश से निकल रही हैं इस पर सरकार की क्या सोच है? क्योंकि एक जो जबरदस्त गुस्सा अलीगढ़, भोपाल, मुंबई सड़कों पर उनकी तस्वीर लगा दी गई है नीचे, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। इस पर सरकार क्या सोच रही है? देखिए, पहली बात है कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि जो फ्रांस में आतंकवादी घटनाएं हुई वो गलत हैं और भारत फ्रांस के साथ है। और जो मैक्रोन के खिलाफ जिस तरह की अस्तरहीन टिप्पणी कुछ विदेशी नेताओं ने की है, हमने उसको भी भर्त्सना किया है। तो ये हमारा स्टैंड बहुत साफ है। और देखिए, पहले एक बड़ा सवाल सोचना पड़ेगा अंजना जी कि फ्रांस की ये घटना आतंकवाद की घटना है कि नहीं। जो नीस के चर्च में मारा गया, आपको याद है 2 साल पहले एक आतंकवादी ट्रक लेके घुस गया था, लगभग 80 लोग मारे गए थे, आप लोगों ने दिखाया था। तो आतंकवाद के खिलाफ देश को एक होना पड़ेगा। हाँ, किसी की रिलीजियस भावनाओं का असम्मान नहीं होना चाहिए, लेकिन कई लोग रिलीजन की आड़ में आतंकवाद करते हैं कि नहीं, ये आप भी जानती हैं। आप आईटी एंड टेलीकॉम मंत्री हैं सर, इसीलिए अगला सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि कई राष्ट्राध्यक्ष हैं जो बहुत ही मतलब ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उन्माद फैलाने वाली। एक एक करके अगर हम लोग नाम ले तो 2-3 की लिस्ट बन जाएगी, टर्की से लेकर इसमें सवाल यह है कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर आपकी क्या सोच है? क्योंकि हमारी सोच बहुत स्पष्ट है। हाँ। कि सोशल मीडिया के चलाने वालों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या अपने सोशल मीडिया का प्रयोग वो कुछ देश के नेताओं के द्वारा खुलेआम मारने की धमकी को प्रोपोगेट करने के लिए अनुमति देंगे। भारत में तो उनकी बड़ी सख्ती चलती है, ये हेट स्पीच पर कार्रवाई करते हैं, ये हेट स्पीच पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है, ये आपकी सोच है, लेकिन अगर कोई देश के नेता खुलेआम मारने की धमकी दें, उन्होंने क्या किया? अकाउंट क्यों नहीं बंद किया? नहीं, सिर्फ एक ट्वीट डिलीट हुआ है। महातीर साहब ने जो लिखा जिसमें उन्होंने सीधे हत्या करने के लिए उकसाया है, कहा है कि मैं उसकी पूरी भर्त्सना करता हूं और उम्मीद करूंगा कि ट्विटर ऐसी संस्थाएं इस बात की चिंता करेंगी कि उनके प्लेटफॉर्म का प्रयोग इस तरह के खुलेआम नरसंहार के लिए नहीं किया जाए, भले ही वो ट्वीट करने वाला कोई बड़ा नेता भी क्यों ना। ऐसे अकाउंट सस्पेंड होने चाहिए। बिल्कुल मेरा कहना है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया को इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मैं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा समर्थक हूं, तो इससे कई बेजुबानों को जुबान में मिली है, लेकिन उसकी एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और ऐसे ट्वीट का तो कोई स्कोप नहीं हो सकता जो खुलेआम नरसंहार की वकालत करे और प्रोत्साहित करे।
जो लोग फ्रांस की सरकार और राष्ट्रपति के खिलाफ शहर शहर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आतंकवाद को समझते ही नहीं। हिंदुस्तान अरसे से आतंक झेल रहा है, लेकिन अब हालात यह है कि शांत और समृद्ध माना जाने वाला यूरोप आतंकवाद की लपटों में घिर चुका है। इसका सबसे बड़ा शिकार फ्रांस बना है, जहां पिछले कई सालों से आतंकवाद पांव पसार रहा है। वहां एक बार फिर बेगुनाहों का खून बहा है, जिसमें नीस के एक चर्च में एक शख्स ने चाकू से 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। के शांत माहौल में चारों तरफ अफरा तफरी, एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन का सनसनीखेज शोर, चारों तरफ किसी अनहोनी का अंदेशा। फ्रांस के नीस शहर के नोत्र दाम चर्च के बाहर मची इस खलबली से आसपास के लोगों को अंदेशा हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये कोई आतंकी हमला हो सकता है। जल्द ही पता चला कि उस चर्च में कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे एक शख्स ने खूनी मंजर पैदा कर दिया था। horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty. ये आतंकवादी हमला नीस के नोत्र दाम चर्च के अंदर गुरुवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। चाकू लेकर घुसे एक शख्स ने अंदर बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमलावर ने 2 लोगों का गला काट दिया, जबकि एक शख्स की चाकुओं के वार से हत्या कर दी। वारदात में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर जख्मी किया और पकड़ लिया। बात तुरंत फैल गई। इस बर्बर आतंकी हमले से फ्रांस सन्न रह गया। फ्रांस की संसद में मौन श्रद्धांजलि दी गई। नीस के हमलावर को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन जिस तरह जीते जागते इंसान का गला चाकू से काटा गया, उससे हमलावर के जहन में ISIS और तालिबान की तरह जिहादी जहर सवार रहा होगा। लेकिन इस पर दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में फ्रांस के ही खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आक्रोश शुरू हो गया। ये गुस्सा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के उस बयान के बाद भड़का, जिसमें फ्रांस ने इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया है। What we must fight is Islamist separation. हमें इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ना ही होगा। Socio-political project. इसका आगाज पिछले 16 अक्टूबर को हुआ, जब पेरिस में एक स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की गला काटकर हत्या कर दी गई। फ्रांस में पैगंबर का कार्टून बनाने वाले शिक्षक की गर्दन काटने के बाद से सांप्रदायिक माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया। उस टीचर सैमुअल पैटी ने पैगंबर मोहम्मद के कुछ कार्टून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विषय पर चर्चा के दौरान छात्रों को दिखाए थे। इस घटना ने फ्रांस में एक बार फिर पुरानी चिंगारी में आग फूंक दी, और उसका नतीजा है नीस की ताजा घटना। फ्रांस में हुई ये आतंकी वारदात कट्टरता की उस जंजीर की ताजा कड़ी है जो फ्रांस को एक अरसे से जकड़ना चाहती है। 2015 में फ्रांस ने इसका सबसे खौफनाक रूप देखा, जब पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने वाली मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर में आतंकियों ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब से अब तक इस्लाम और ईसाई विवाद के नाम पर फ्रांस में कई बार बवाल हो चुका है, लेकिन इस महीने अचानक से ये जंग और भी तेज हो गई। 16 अक्टूबर को पेरिस में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की एक शख्स ने गला काटकर हत्या कर दी, और 2 हफ्ते के अंदर करीब 1000 किलोमीटर दूर फ्रांस के दक्षिणी छोर नीस में गुरुवार को यह हमला हो गया। गुरुवार को ही नीस से करीब 250 किलोमीटर एवियोन शहर में भी चाकू लहराते एक शख्स को पुलिस ने ढेर कर दिया। इन तीनों घटनाओं में हमलावर एक जैसे मजहबी नारे लगा रहे थे। En étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme, il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous Allahu Akbar alors qu'il était médicalisé sur place. फ्रांस में जो हुआ ठीक वैसी ही वारदात हजारों किलोमीटर दूर दुबई के जद्दा में हुई। फ्रांसीसी दूतावास के बाहर एक हमलावर ने किसी नुकीले हथियार से एक सुरक्षा गार्ड को जख्मी कर दिया। फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर हो रही ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को अहमियत देने वाला देश कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बना हुआ है। लेकिन फ्रांस की मैक्रों सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंक के जहर को किसी कीमत पर फैलने नहीं देगी। आज तक ब्यूरो। फ्रांस के खिलाफ जिस वक्त इस्लाम को मानने वाले तमाम लोग सड़कों पर उतर आए, उस दौर में भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि धर्म की आड़ में आतंक को पनाह नहीं देना चाहिए। पाकिस्तानी मूल के
पत्रकार तारिक फतेह जो कनाडा में रहते हैं वो क्या कहते हैं, इसे भी सुनिए। ये प्राइमरी एक सवाल पूछा जाता है हमेशा हिंदुस्तान में कि पहले हिंदुस्तान है या पहले आपका इस्लाम है। और इसमें जिन लोगों को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे ईमान है, चाहे वो राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, उनको समझ में आएगी ये बात, क्योंकि नेशन और कंट्री तो निकला ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद है। उससे पहले तो हर चीज कबायली होती थी, मजहबी होती थी। ये 18वीं सेंचुरी का फ्रेंच रेवोल्यूशन है जिसकी वजह से वर्ड कंट्री निकला और लोग ट्राइबलिज्म से निकले। ये लोग जो फ्रांस में कातिलों का डिफेंस कर रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के अपने बच्चों के गले कटते हुए उमैयद डायनेस्टी बनाई थी और फिर वहां से हिंदुस्तान पे हमला किया था। ये सोच अलग नहीं है, ये वही है जो मस्जिदों में पढ़ाई जाती है। 50,000 मस्जिदों में हर जुम्मे को दुआ मांगी जाती कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब करे। फ्रांस में पैगंबर के कार्टून को लगातार प्रकाशित किए जाने से मुस्लिम देश नाराज थे। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या के बाद कट्टरपंथी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम देशों में मैक्रोन को शैतान का पुजारी कहा जाने लगा। वहीं फ्रांस में बने और सामानों के बहिष्कार की मांग भी तेज हो गई। मुस्लिम देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन चरम पर है। पाकिस्तान में मैक्रों के पुतले फूके जा रहे हैं। ईरान में मैक्रों को राक्षस कहा जा रहा है। इराक में भी मैक्रों के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे कई और मुस्लिम बहुल देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को निशाने पर लिया जा रहा है। इन देशों से फ्रांस के नागरिकों और उनके राजदूतों को निकाल बाहर करने और फ्रांस में बने उत्पादों के बहिष्कार की मांग भी तेज हो गई है। और यहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ सुनिएगा लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी मुस्लिम दुनिया को ये चाहिए कि हर किस्म की फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, उसको फौरन स्टोर से उसको रिमूव किया जाए। दरअसल 16 अक्टूबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में अभिव्यक्ति की आजादी की क्लास में एक टीचर ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया तो चेचन मूल के छात्र ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी। कई मुस्लिम देशों में जहां इसका समर्थन किया गया, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे आतंकी हमला करार दिया। यही नहीं, उन्होंने फ्रांस के कट्टरपंथी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरी दुनिया धर्म संकट के दौर से गुजर रही है। इस बात से भड़के तमाम मुस्लिम देशों ने मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। वहीं फ्रांस के बहिष्कार की मुहिम का नेतृत्व किया तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने अपने देशवासियों से फ्रांस का सामान न खरीदने की अपील की। एर्दोगान और फ्रांस के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। शार्ली एब्दो ने एर्दोगान का मजाक उड़ाने वाला कार्टून प्रकाशित किया, जिससे तुर्की भड़क गया। एर्दोगान ने कहा कि मैक्रों को मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वहीं उन्होंने पूछा कि इस शख्स को मुसलमानों और इस्लाम से क्या समस्या है। एर्दोगान का आरोप था कि मैक्रों इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। फ्रांस और तुर्की नाटो के सहयोगी हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर तुर्की ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि यूरोपियन यूनियन फ्रांस के साथ खड़ा है। उधर एर्दोगान के सुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सुर मिलाया और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस्लामोफोबिया वाले कंटेंट पर रोक लगाएं। फेसबुक के जो वो तमाम अरकान जो इसके खिलाफ है ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की जाती है। उसने फ्रांस से अपना राजदूत बुलाने का प्रस्ताव पास कराया, जबकि 3 महीने से पेरिस में उसका कोई राजदूत था ही नहीं। पिछले राजदूत को चीन का राजदूत बना दिया गया था। तुर्की और पाकिस्तान दोनों आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोनों कट्टरवाद को बढ़ावा देकर अपने लोगों का ध्यान बांटने में जुटे हैं। लेकिन फ्रांस का विरोध उन देशों में भी हो रहा है जो आमतौर पर ऐसे विवाद से दूर रहना चाहते हैं। कुवैत और यमन के सुपरमार्केट और दवाइयों की दुकानों से फ्रांस के उत्पादों को हटा दिया गया है। इन देशों को इस्लाम पर दिए गए मैक्रों के बयानों से आपत्ति है।
कुवैत में 70 दुकानें चलाने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 23 अक्टूबर को ही फ्रांस के सामानों के बायकॉट का आदेश जारी कर दिया था। मुस्लिम देशों में विरोध बढ़ता देख फ्रांस ने इन देशों में अपने नागरिकों को सुरक्षा का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। आज तक ब्यूरो। धर्म के नाम पर कैसे धरती की जन्नत को बनाया जा रहा। फ्रांस में इस्लाम के नाम पर आतंक का नंगा नाच दुनिया को परेशान करने के लिए काफी। फ्रांस के इस संकट की घड़ी में हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। वास्तव में फ्रांस से हिंदुस्तान का रिश्ता इतना मिठास भरा है कि उसकी दुख की घड़ी में हिंदुस्तान उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उस मार से जिसने मजहब का बाना पहन रखा है, उसके पास आज शब्द नहीं हैं तो आंसुओं के वो कतरे जो थमने का नाम नहीं ले रहे। Et pourtant la haine, autant de haine. S'il vous plaît, arrêtez de nous tuer, j'en peux plus. Excusez-moi, je dois aller travailler, je suis désolée. गुरुवार की शाम नीस के नोत्रे दाम चर्च में जो कुछ हुआ, उसने फ्रांस के उस धर्मनिरपेक्ष मूल्य पर हमला बोला है जिसके लिए वो देश जीता रहा है। उस चर्च के एक पादरी का दर्द सुनिए। Celle-là est particulièrement tragique. Et il s'agit d'une épreuve et donc de la vivre pleinement dans notre cœur, dans notre chair, dans cette émotion, mais aussi de la vivre avec la réaction nécessaire et la réaction pour nous-mêmes, en moi-même si j'ose dire, de relèvement et la réaction pour toute la société, pour toute la ville de Nice et pour la France, qui est d'essayer d'avancer, de rester debout et d'être unis. फ्रांस के मुख्य आतंकी विरोधी वकील जीन फ्रैंकोस रिकॉर्ड के मुताबिक हमलावर ट्यूनिशिया का रहने वाला है। 21 साल का हमलावर 20 सितंबर को यूरोप पहुंचा था। वो इटली के लैम्पेडूसा में सबसे पहले पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह ही वो ट्रेन से नीस पहुंचा। जिस समय यूरोप का सबसे आधुनिक देश खुद पर लगे आतंक के जख्मों से पीड़ित है, उस वक्त हिंदुस्तान अपने उस पुराने दोस्त देश यानी फ्रांस के साथ खड़ा है। नीस शहर इस्लामिक कट्टरवाद का शिकार हुआ है, जिसकी मैं बार बार निंदा करता हूं। इस बर्बरतापूर्ण हमले के शिकार हुए लोगों के परिवार के लिए मेरी संवेदना। भारत और फ्रांस का रिश्ता काफी पुराना है। दोनों देश आतंकवाद से लड़ रहे हैं। दोनों देश धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर चलते हैं। दोनों चीन के खिलाफ एकजुट हैं और यूरोपीय देशों में भारत अपनी पैठ बनाने में जुटा है। इनके रिश्तों को ऐसे समझिए कि 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ तो फ्रांस ने भारत का समर्थन किया था। 1982 में जब अमेरिका ने तारापुर परमाणु प्लांट के लिए यूरेनियम सप्लाई रोक दी, तब फ्रांस ने मदद का हाथ बढ़ाया था। भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी साझेदारी है। भारत ने लड़ाकू विमान राफेल को फ्रांस से ही खरीदा है। पिछले साल दोनों देशों के बीच करीब 11.59 बिलियन यूरो का कारोबार हुआ। इसलिए भारत सरकार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति आज फ्रांस के साथ खड़ी दिखती है। पाकिस्तान या टर्की से या किसी भी देश से शिक्षा की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे संदर्भ में क्या कहना है और क्या भाषा का उपयोग करना है। वो तो कोई भी समझदार व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर सकता है और भारत क्यों करे। और भारत ने इसमें जो कहा वो सही है कि हम ऐसी हिंसा का विरोध करते हैं और ऐसी हिंसा से पूरे विश्व में बहुत इसके जो है गंदे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही विदेश मंत्रालय ने भी आतंकवाद का विरोध किया और फ्रांस से सहानुभूति दिखाई। आतंकवाद को किसी भी वजह से और किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों पर अस्वीकार्य भाषा में किए गए व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत में फ्रांस के राजदूत इमानुएल लेनिन ने ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया। आखिर ये जंग आतंकवाद के खिलाफ जो ठहरा। आज तक ब्यूरो। भारत का रुख साफ है। आतंक को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इस मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज तक से कहा कि आतंकवाद से राष्ट्रवाद को कुचला नहीं जा सकता। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी
इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, साजिश सीधे सीमा के उस पार से। देखिए, एक बात आपको समझना होगा कि आतंकवाद से राष्ट्रवाद को कभी कुचला नहीं जा सकता और अराजकता और उद्दंडता से अमन को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और जो ताकतें जो कायराना हरकतें कर रही हैं वो निश्चित तौर से हताश और निराश हैं। उनको इस बात का एहसास है कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, तमाम साजिशों के बावजूद लोग जो है वो इनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, समाज के सभी व समावेशी सोच के साथ काम कर रही है, समाज के सभी वर्ग उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो एक दहशत, एक भय का माहौल पैदा करने की कोशिश है, ये कुछ दिनों से चल रही है, लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे वो। पुलिस की तरफ से कहना है कि सीमा पार यानी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी घटना को उनके इशारे पर अंजाम आतंकी दे रहे हैं, आतंकी सफल नहीं हो रहे हैं इस वजह से। ये बिल्कुल सच है। जो सीमा पार से, क्योंकि वहां तो आतंकी एक फैक्ट्री है जहां से हर दिन आतंकवादियों का उत्पादन होता है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अशांति हो, पूरी दुनिया के अमन और चैन को नुकसान पहुंचे, उसकी कोशिश होती है, लेकिन इसमें सफल नहीं होगा। बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि सुरक्षा की बात की जा रही है कि जो नेता वहां पर हैं उनको सुरक्षा अगर मिलती है तो किसी भी तरीके की एजेंसियां हैं, जो सरकार है वो समय समय पर जहां सुरक्षा की जरूरत है करती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि जुनून और जज्बा और जो अहद है इन आतंकवादियों का, इन अलगाववादियों के खात्मे का, वो कमजोर नहीं होने वाला है। कट्टरपंथ, आतंकवाद और अलगाववाद की आग में हिंदुस्तान का ताज कहा जाने वाला कश्मीर कई दशकों से झुलस रहा है। कश्मीर घाटी में चुन चुन कर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और यह सब उस पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है जिसने पुलवामा आतंकी हमले में अपना हाथ होने की बात कबूल की है। जिसमें प्राइम मिनिस्टर की हमले में अपना हाथ कबूल किया, उसी दिन रात 8:30 बजे जम्मू कश्मीर के काजीकुंड में आतंकियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या का खूनी खेल खेला। यही नहीं, पाकिस्तान से चलने वाली कश्मीर फाइट नाम की वेबसाइट पर इसकी जिम्मेदारी भी ली गई। इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान की शह पर घाटी में एक और आतंकी वारदात को अंजाम। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है और ये पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। ऑब्वियसली ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। बीजेपी युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन और उनके 2 सहयोगियों उमर राशिद बेग और उमर रमजान पर 3 आतंकियों ने उस वक्त गोलियों की बौछार की जब वो अपनी कार में बैठे थे। तीनों आतंकी हमले के बाद फरार हो गए। वहीं घायल नेताओं को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कश्मीर में कई दशकों से नफरत और आतंक फैलाने वाले कट्टरपंथी पाकिस्तान की शह पर चुन चुन कर बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं अपने 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। वो होनहार युवक थे जो जम्मू कश्मीर में बेहतरीन काम कर रहे थे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवारों के साथ है। उनकी आत्मा को शांति मिले। इससे पहले भी पाकिस्तान की शह पर बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया गया था। 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी के अलावा उनके भाई और पिता की हत्या कर दी गई थी। 4 अगस्त को कुलगाम के आखरन नवपुरा में बीजेपी के नेता और सरपंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला हुआ। 6 अक्टूबर को गांदरबल में भी जिला भाजपा उपाध्यक्ष गुलाम कादिर राठौर को मार दिया गया था। दरअसल आतंकी और अलगाववादी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से हताश हैं। पाकिस्तान लगातार स्थानीय युवकों को गुमराह कर आतंक के रास्ते पर ले जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार उनसे अपील कर रही है कि वो कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। लेकिन जो इस अपील को नहीं सुन रहे, उनके खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट भी जारी है। जून 2014 से इस साल 28 अक्टूबर तक 1215 आतंकी ढेर हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान आतंकवाद से संबंधित 2415 मामले सामने आए, जिसमें 260 नागरिक भी मारे गए। जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को पाकिस्तान कट्टरपंथ और आतंकी हिंसा की आग में झोंकना चाहता है, लेकिन भारत के सुरक्षा बलों और कश्मीर की आवाम ने ठान लिया है कि उसे कभी अपने नापाक इरादे में कभी कामयाब होने नहीं देंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
धर्म का न तो आतंक से कोई लेना देना होता है, न ही अपराध से। लेकिन जब आतंक की आग भड़कती है तो उसमें सांप्रदायिकता का तेल क्यों डाला जाता है? फ्रांस की घटना पर आज तक से क्या कहा योग गुरु रामदेव ने, सुनिए। ये जो प्रदर्शन भारत के अलग अलग शहरों में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। ना तो इस्लाम खतरे में है, ना इस्लाम से खतरा है, ना किसी कुरान से, ना बाइबल से, ना किसी और दुनिया की किसी मजहबी किताब से खतरा है। खतरा है आतंकवाद से, कट्टरवाद से। ये पहली बात हमें समझनी होगी, क्योंकि ये दोनों ही तरफ की बातें हो रही हैं और उसका कारण ये मजहबी कट्टरवाद है और इससे पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है, ये भी पक्की बात है। वैसा ना हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, ना सिख, ना जैन, ना बौद्ध धर्म बदनाम हो रहा है, ना ईसाईयत बदनाम हो रही है। आखिर पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है तो इस्लाम के जो बड़े आका हैं, धर्मगुरु हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में एक मजहब विशेष के लोग, खास करके इस्लाम के लोगों के ऊपर ये बार बार बात उठ रही है कि एक ही वर्ग विशेष के लोग इस तरह की घटनाओं में क्यों आगे आ जाते हैं कि किसी का गला तक काट लिया। और गले तक काटने की बात नहीं, अलग अलग कहीं शरीयत लागू करने के नाम पर, तो कहीं और जो है मुस्लिम देशों के ध्रुवीकरण के नाम पर, एकीकरण के नाम पर ये जो पूरी दुनिया में फसाद होता है, ये दुनिया को लेकर के आखिर कहां जाएगा, तो एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, इसी के साथ मैंने कहा ये जो अलग अलग जगह, चाहे वो सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, किसी भी तौर पर, ये जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े आका हैं, हम सब मुसलमानों के सबसे बड़े रक्षक हैं, उनके हम ध्वजवाहक हैं, ये जो इस्लाम का या किसी मजहब विशेष के नाम पर कट्टरता का झंडा किसके हाथ में है, इसकी जो होड़ लगी हुई है, इसको हमें रोंदना पड़ेगा। आतंक से जंग में फ्रांस के साथ खड़े हैं कौन कौन से देश, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।